Assalamu alaikum everyone. This is Seher Salim. I'm going to be your English instructor for this session. Hope everybody is doing well. अच्छा तो मैं इस सेशन में आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ और मैं स्टेप वाइज इसको हम टैकल करेंगे कि आपने इंग्लिश में करना क्या है। तो आई जस्ट होप सारे सब के एग्ज़ाम्स हो गए होंगे और सबके बहुत अच्छे पेपर्स हुए होंगे। नहीं भी इतने अच्छे हुए तो कोई मसला नहीं है। MD कैट आपका वो चांस है जिसमें आप अपना एग्रीगेट इतना इंक्रीज़ कर सकते हो, बिकॉज MD कैट 50% एंड FSC इज़ 40%। तो MD कैट का स्कोर ज़्यादा मैटर करता है कि आप एक एक नंबर आपका मैटर कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश का मैं आपको बताऊंगी कि आपने इंग्लिश में 18 आउट ऑफ 18 एम कैसे करना है। ठीक है, 18 आप अपना एम जब 18 आउट ऑफ 18 रखेंगे ना, इंशाल्लाह जब आपका एम इतना बड़ा होता है ना, तभी आप फुल स्कोर कर पाते हो या उसको टच कर पाते हो। एटलीस्ट 17 आउट ऑफ 18 लेट से आप कर पाते हो, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन हमारा गोल यहाँ पे 18 आउट ऑफ 18 लेना है इंग्लिश में। और मैं आपको इंशाल्लाह इस सेशन में ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आपको ना PMDC ने जो सिलेबस दिया हुआ है हमें इंग्लिश का, वो हम स्टेप वाइज उसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो PMDC या PMC जो पहले होता था, वो उसने उन टॉपिक्स को लेके किस तरह क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो हम वो भी देखेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, हमने साथ साथ सिलेबस देखना है इस लेक्चर में और साथ साथ क्वेश्चंस देखने हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने इंग्लिश को लेके कैसे चलना है और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूंगी कि इंग्लिश बहुत स्मार्टली आप कवर कर सकते हो। ऐसा हरगिज़ नहीं मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी साइंसेस को छोड़ के सारा दिन इंग्लिश को लेके बैठे रहो या एक दिन आपने पूरा इंग्लिश को लेके बैठ जाना है। या बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि शुरू में इंग्लिश करते ही नहीं है और एंड में फिर वो रो रहे होते हैं कि यार इंग्लिश का क्या करें, इंग्लिश को कहाँ से करें, और फिर एक दिन में वो सारे रूल्स नहीं आपसे होते हैं। इंग्लिश आपने जिस तरह आपने अपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना, उसी तरह आपने इंग्लिश को डेली, लेकिन जिस तरह बाकियों को आप टाइम दोगे उतना मैं टाइम आपको नहीं कहूँगी। इंग्लिश सिर्फ 30 मिनट्स आप अपने डेली के दोगे ना, मोर देन इनफ होंगे 18 स्कोर करने के लिए। वो 30 मिनट्स कैसे होंगे मैं आपको वो भी बताती हूँ। मेरा लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, बल्कि उससे भी कम का, 15 से 20 मिनट्स के हमारे लेक्चर्स होंगे। और उसके बाद मैं कुछ क्विजेज़ या कुछ MCQs आपको दिया करूँगी सॉल्व करने के लिए, जो 10 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो 30 मिनट्स रोज़ाना का आपका इंग्लिश का टारगेट आपका साइड पे हो गया। आप अपने दिन के स्केड्यूल में से 30 मिनट साइड पे कर लें। बाकी आप अपने सारे साइंस को किस तरह आपने डिवाइड करना है वो आप सबके अपने अपने स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग होगा। और इंग्लिश में हम लोग अब जैसे इंग्लिश का लेक्चर भी दूंगी ना आपको, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेक्चर के साथ हम लोग जिस तरह आज क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी तरह डेली जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें हम साथ साथ पास्ट MCQs भी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। और आप पॉज करके उनको पहले खुद सॉल्व करोगे एंड देन आपने वो आंसर चेक करने हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा भाषण हो गया, अब हम ना मूव करते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन की तरफ। और साथ साथ मैं आपको MCQs भी दिखाऊंगी ताकि आप को अंदाज़ा हो कि PMC आपकी नॉलेज कैसे टेस्ट करता है और वो चाहता क्या आपसे, आपको देखना, आपको करना क्या है पेपर में। ये नहीं ये आपकी FSC वाली इंग्लिश नहीं है। आपने बस यहाँ पे ज़्यादा ग्रामर पे जोर देना है। और क्या किस तरह की ग्रामर, बहुत बेसिक ग्रामर आती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं आती है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप वो बेसिक क्वेश्चंस भी गलत कर रहे होगे, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपके वो गलत हो। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। अच्छा, PMC का पहला देखो, यहाँ पे बेंचमार्क्स एंड कंटेंट्स में हम डायरेक्ट आते हैं। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम मतलब इसी में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, पहला क्या है, कॉम्प्रिहेंड की वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी इंग्लिश के सिलेबस का और इंग्लिश के पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन बच्चे वोकैबुलरी देखते ही कहते हैं, डर जाते हैं कि यार इसमें क्या, हमें नहीं, कोई ऐसा वर्ड आ गया। मैं आपको ये भी बताती हूँ आपने उसको टैकल कैसे करना है। आपने कभी ज़िंदगी में वो वर्ड नहीं भी सुना होगा ना, फिर भी आप उसका आंसर सही मार्क कर सकते हो, मेरी गारंटी है और मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ है। अच्छा, इसके बेंचमार्क में वो क्या कहता है PMC कि यूज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिटरमिन मीनिंग ऑफ की वोकैबुलरी। अच्छा, कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज, यानी कि आपने अगर उन्होंने कोई टेक्स्ट दिया है उसके अंदर एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जिसको आपने, जिसका मीनिंग देखना है, तो बताना है सिनोनिम, तो आप वो उस सेंटेंस से भी निकाल सकते हो कि क्या उसका मीनिंग हो सकता है। और बैकग्राउंड या प्रायर नॉलेज से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फोनिक्स, नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेशनशिप्स, इन तरीकों से भी। और नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोफोन्स। अब कंटेंट आपको क्या है, ये आपकी FSC या A लेवल्स की बुक्स से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कह दिया आपका HSSC एंड CI स्टूडेंट्स में भी फेमिलियर विद वही वाले टेक्स्ट आएंगे। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि आपने वो वर्ड्स कभी सुने नहीं होंगे या कुछ ऐसा नहीं। उनके जो सिनोनिम्स ऐसे होंगे ना, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्होंने, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वर्ड हमने ऑप्शन सुने हुए हैं। अच्छा, हम ना जब तक क्वेश्चन नहीं देखते पता नहीं चलता, तो हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं और ये PMC ने पूछे हुए हैं अपने टेस्ट में। अब देखो पहला क्वेश्चन, अब वोकैबुलरी को ना मैं आपको सबसे पहले एक जो टिप बताने जा रही हूँ, ये आप लोग नोट करके अपने साथ रख लें, या मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप है। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जिससे आपने MCQ सॉल्व करने होती हैं। आपकी साइंसेज में भी आपके काम आएंगे। एलिमिनेशन बड़ा फैंसी सा नाम है, लेकिन बेसिक इसका मतलब ये है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी या वर्ड देखा, आपने देखना है, आपने पहले अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करने जो हो ही नहीं सकते। एंड में आप उसके पास उस ऑप्शन पे रह जाओगे जो आपको लगता है सूटेबल हो। अब ये हम कैसे वोकैबुलरी में अप्लाई करते हैं। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने इतनी लंबी लाइन दे दी और इसमें से कहा है सटल का मतलब निकालो। द डिटेक्टिव नोटिस इज सटल चेंज इन द सस्पेक्ट्स टोन व्हेन ही आस्क्ड अबाउट हिज वेयरअबाउट्स ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम व्हिच हिंटेड एट समथिंग मोर सिग्निफिकेंट। अब देखो, जैसे PMC ने कहा टेक्स्ट देगा वो, और उसमें से आपको निकालना होगा वर्ड का
मीनिंग। अब देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे कर लेंगे कि सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे सेंटेंस के हिसाब से कैसा सिनोनिम कुछ। अब जैसे आपने कभी सटल वर्ड नहीं सुना, जिसने सुना होगा वो मीनिंग फिर भी निकाल सकता है। लेट सपोज हमने कभी नहीं सुना। अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शंस में क्या कहते हैं? ड्रामेटिक, नोटेबल, ऑब्वियस, स्लाइड। अब देखो हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन किस तरह अप्लाई करेंगे कि हम ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करेंगे। देखो कॉमन सेंस यूज़ करके हम वोकैबुलरी को सॉल्व कर सकते हैं। अब ड्रामेटिक, नोटेबल और ऑब्वियस, हमें पता चल रहा है यार ड्रामेटिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा वर्ड है। नोटेबल, ऑब्वियस, यानी ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो नोटिस में आने वाली चीज़ होती हैं। स्लाइड इन सबसे अलग वर्ड है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन स्लाइड इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हम फ़ौरन कहेंगे यार ये तीनों तो निकाल दो, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, ये सबसे अलग वर्ड है और यही हमारा आंसर है। आपने सटल का वर्ड कभी नहीं सुना हुआ, लेकिन आपने ये तीनों से अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये तीनों नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों तो मिलते जुलते हैं, तो चौथा अकेला रह गया, वही हमारा आंसर है। तो आपने इस तरह, और अगर आप सेंटेंस भी पढ़ो तो द डिटेक्टिव नोटिस सटल चेंज इन सस्पेक्ट्स टोन, यानी थोड़ा सा हल्का सा चेंज उसने नोटिस किया, तो स्लाइड हुआ आंसर। आई होप आपको ये ना समझ में आ रहा है। आगे हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ आएगा। देखो डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शी, अब ये देखो किस तरह और पीएमसी पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक वाले में, कि फिल करो कि इसमें से कौन सा सूटेबल है। एक उसने टेक्स्ट में दे दिया, एक उसने फिल करा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे उसने डायरेक्ट वर्ड दे के पूछ लिया। अब ये जो इस तरह वाले होते हैं ना, फिल करने वाले या सेंटेंस में, या फिर भी सॉल्व कर लेते हो सेंटेंस से हिंट ले लेते हो, तो ये किस तरह होगा? डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शी रिमेन डैश कामली असेसिंग हर ऑप्शंस बिफोर डिसाइडिंग। अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा हमारे सामने क्वेश्चन है, उन्होंने काम का वर्ड दे दिया। काम मतलब उसने तसल्ली से आराम से किया। अब आप ऑप्शंस देखो। आप देखो कंपोज्ड, आपको किसी का, लेट सपोज हम इमेजिन करते हैं आपको किसी का मतलब नहीं आता, आपको नहीं पता कंपोज्ड क्या होता है। आपने देखा इरेटिक, आपने देखा फ्रेंटिक, आपने देखा हिस्टेरिकल। आपने कहा यार ये इरेटिक, फ्रेंटिक, हिस्टेरिकल, ये तीनों तो बड़े नेगेटिव से वर्ड लग रहे हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग से वर्ड हैं, काफ़ी वो दे रहे हैं कि पावर दे रहे हैं। लेकिन कंपोज्ड जो है ना यार, कंपोज्ड हो सकता है क्योंकि कंपोज्ड होता है कोई चीज़ ना संभली हुई एक दूसरे के साथ है, तो और वो भी बड़ी काम थी। तो इसका बेस्ट चॉइस क्या हो गई हमारे पास? कंपोज्ड। आपने बाकी सारे एलिमिनेट कर दिए, आपने कहा यही इसका बेस्ट आंसर है और यही हमारा आंसर है। अब देखो ये तो इन्होंने स्टेटमेंट्स में दिए हुए थे। अब इन्होंने इलेटेड, उन्होंने कहा फाइंड आउट से डायरेक्ट पूछ लिया। अब मैंने कभी ज़िंदगी में इलेटेड नहीं पूछा, ओहो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? टेंशन की कोई बात नहीं है, हम देखेंगे ऑप्शंस। इलेटेड, ऑनेस्टली अगर मैं भी अपने आपके लेवल पे होती हूँ, मैंने क्वेश्चन में देखा होता है इलेटेड में, कहती यार ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, अब इसको कैसे सॉल्व करूँ? इसकी भी हमारे पास टेक्निक है। अब देखो ऑप्शन है कन्फ्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, नर्वस, ओवरजॉयड। ऑप्शन देखो ध्यान से, पॉज करो, ऑप्शन देखो। कन्फ्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, नर्वस, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, है ना। कंफ्यूज भी एक चीज़ नेगेटिव है कि उस बंदे को पता ही नहीं है। डिसअपॉइंटेड भी यार डिसअपॉइंट हो गया। नर्वस भी एक नेगेटिव सी चीज़ है। इन तीनों से अलग चीज़ क्या आपको नज़र आ रही है? ओवरजॉयड ना, यानी खुशी। ये तीनों हैं कोई सैड के एलिमेंट में आ रहे हैं, तीनों हो सकते हैं मिलते जुलते, लेकिन ये जो ओवरजॉयड है इसका इनसे कोई लेना देना नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर है। आपने कभी रिलेटेड नहीं सुना था, लेकिन आपने ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन किया, आपने एक को एलिमिनेट किया, आपने कहा दूसरा ये। आप चारों ऑप्शंस देखा करो। आपने पता क्या करना है? चारों ऑप्शंस देखने हैं और देखना है कौन सा ऑड वन आउट है। असल में बेसिकली यहाँ पे रूल क्या है आपका? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है कि विच वन ऑफ दीज इज़ दी ऑडेस्ट ऑफ ऑल, वही आपका आंसर निकलता है। इंग्लिश के वोकैबुलरी के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे अटेम्प्ट हो ही जाते हैं। एक आपको होता है जिसमें कभी कभी ऐसे ऑप्शंस, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही करते हैं कि ऑप्शंस ऐसे देते हैं, चौथे से आपको पता चल रहा होता है कि यार ये सबसे अलग है, और वोकैबुलरी बड़ा इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन आपने इसके साथ साथ भी, मैं वोकैबुलरी की आपको लिस्ट दूंगी। अब ये क्या करते हैं बच्चे? रट्टे मारते रहते रोज़ाना इतने वर्ड्स। आई वुड से आप अपनी ग्रामर के रूल्स इतने पक्के कर लो कि आपके वो MCQs पक्के हों। वोकैबुलरी तो आपने इस मेथड से करनी ही करनी है, और जिससे आपके 2 से 3 तो आई एम पेट श्योर कि आपके सही होंगे। अगर आप ये मेथड फॉलो करो और सही से फॉलो करो, आपके आंसर सही होंगे। और इसमें आपको वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है, जितनी मर्जी आप कर लो, लेकिन कभी भी वो आपको नहीं होगा कि कंप्लीट कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है। तो मैं कभी नहीं कहूँगी वोकैबुलरी के रट्टे मारो जैसे बाकी अकेडमीज़ में होता है। आप अपनी इंग्लिश की ग्रामर अच्छी करो। ग्रामर अच्छी करोगे, आपको खुद ब खुद ये भी पता चल जाएगा कि वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, कैसे निकालने हैं और किस तरह हमने एलिमिनेट करना है। तो 3 आपके या 4 क्वेश्चन अगर PMC पूछेगा भी, आपके चारों के चारों ऐसे ही सही हो जाएंगे। आपको उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके बावजूद भी आप अपनी तसल्ली के लिए ना थोड़ी 10 वर्ड्स डेली के कर लो। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, अगला हमारा है डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें बस PMC हमसे टेंसेज, आपको टेंसेज में सिखाऊंगी, सेंटेंस की फॉर्मेशन, इसमें आपको कंडीशनल सेंटेंसेज, क्लॉजेज, टाइप्स ऑफ जो सारे सेंटेंसेज वो आने रहेंगे। इसका भी हम ना क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देखते हैं PMC ने कैसे पूछा हुआ है। देखो उन्होंने क्या पूछा हुआ है? टेंसेज में चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस एंड सेंटेंस। आपने टेंस देखना है, आपको अगर टेंसेज आते होंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, आप तभी सही कर सकते हो। और ये हम बड़े बचपन से सीखते आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता, इस टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको टेंसेज सिखाऊंगी और ऐसे सिखाऊंगी कि आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट येस्टरडे। अब देखो इज़ आ गया और येस्टरडे, इज़ होता है प्रेजेंट, येस्टरडे होता है पास्ट, ये तो हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हर जगह लगाना है, ये तो हम एलिमिनेट कर देंगे। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस एंड इट अराइव्स। अब देखो हैड बीन क्या है, पास्ट परफेक्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है। इट अराइव्स ये तो प्रेजेंट हो गया, ये भी हमने एलिमिनेट कर देना है। ये अभी अगर आपको नहीं भी आता टेंशन नहीं लेनी, हम टेंसेस जब सीखेंगे ना आपको खुद आ जाएगा। अब शी विल फिनिश हर होमवर्क बिफोर शी वेंट। अब यहाँ पे भी देखना है आपने ना, दोनों सेंटेंसेस के वो देखने हैं कि एक साइड में कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है और दूसरी में कौन सा। अब यहाँ पे विल लग गया, ये तो फ्यूचर है और फ्यूचर के साथ आपने पास्ट लगा दिया। शी विल यानी कि वो अपना होमवर्क करेगी बिफोर शी वेंट टू बेड, ये तो पहले वो गई, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास वैसे बगैर देखिए आप कह सकते हो डी हमारा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमने पेपर में नहीं करना, हमने पढ़ना है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। देखो इसमें सब ये भी पास्ट में है, वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड ये भी पास्ट में है, यही हमारा आंसर है सही वाला, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश होने शुरू हो गई। और ये हमारे टेंस के भी अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे भी पास्ट, यहाँ पे भी पास्ट। हम एक और देख लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। माई फादर वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल फ़ोन व्हेन आई फॉल फ्रॉम दी बाईसाइकिल। अब देखो वॉज है यहाँ पे, फॉल होती है वो हमने वो फॉर्म देखनी है जिसमें सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट वाली, तो फेल हमारी सेकंड फॉर्म है। अब ये नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। माई फादर इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन द मोबाइल फोन व्हेन आई फॉल फ्रॉम दी बाईसाइकिल। अब फॉल हमारी थर्ड फॉर्म है, पास्ट, ये भी नहीं हो सकता। माई फादर वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल फ़ोन व्हेन आई फेल फ्रॉम दी बाईसाइकिल। हाँ ये हो सकता है, ये भी पास्ट में, मैं यानी कि मोबाइल फ़ोन पे जब मेरे फादर बात कर रहे थे तब मैं बाईसाइकिल से गिरा। अब टेंसेस का आपने यही देखना होता है कि ये एक ही, इनका रूल ये होता है कि यार ये एक ही टेंस में हो। अगर शुरू में बात पास्ट में हो रही है ना तो दूसरी चीज़ भी पास्ट में होनी चाहिए, वो किसी और टेंस में नहीं होनी चाहिए। अब डी भी हम देख लेते हैं, हमें लग रहा है यार ये सही है, पॉज लिया हमने कहा अगला भी देखते हैं, कंफर्म करके आते हैं। माई फादर वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल फ़ोन व्हेन आई एम फॉलिंग। ये तो बिल्कुल ही नहीं, मैं गिर रहा हूँ जब मेरे फादर बात कर रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा बेस्ट आंसर क्या है, सी इज़ दी बेस्ट आंसर, दोनों एक दूसरे के साथ टेंस में हैं। अच्छा ये हमने टेंसेस देख लिए। अगला पीएमसी क्या चाहता है हमसे, डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। बेसिकली कहने का मकसद उसका पंक्चुएशन है, तो आपने पंक्चुएशन अपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीएमसी पूछता क्या है इसमें, ये आपको यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, सेमी कॉलन्स, हमें होता है कि यार ये तो हमें आती है, लेकिन यार इसके भी रूल्स होते हैं सेमी कॉलन्स के, कॉमास के, और वो भी हम सीखेंगे। हम एक यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि पीएमसी ने पूछा कैसे हुआ है। ये देखो अब पंक्चुएशन का क्या आता है, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस करेक्टली। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर आस्क्ड डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, कोई इसमें पंक्चुएशन नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कभी पढ़ी है तो उससे आपको पता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा ये जो होता है द टीचर आस्क्ड, ये वाला पार्ट, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच होती है, भी हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये जब होता है रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग, इसमें कॉमा लगता है और उसके बाद जो बात कही जा रही होती है उसको हम अपोस्ट्रोफी इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। अब द टीचर आस्क्ड डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ तो कॉमा ही नहीं, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए थे, ये तो गलत हो गया। अब अगला देखो, द टीचर आस्क्ड कॉमा डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, हाँ ये सही हो सकता है, इसमें सब कुछ सही है, लेकिन हम अगले भी देखते हैं, हम होल्ड ऑन करेंगे, इसको होल्ड पे रखेंगे और अगले पढ़ेंगे। द टीचर आस्क्ड डिड यू कंप्लीट, अब देखो क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। द टीचर आस्क्ड डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, अगेन यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इन्वर्टेड कॉमर्स भी नहीं, ये भी गलत हो गया। राइट, हमारे पास कौन सा रहा, ये वाला, और ये हमारा सही था, हम शुरू में भी थे कि यही होगा। तो इस तरह पंक्चुएशन टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। और क्या पीएमसी हमसे चाहता है, डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी होता है। और आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस, इसका भी हम देख लेते हैं कि कैसे पीएमसी ने पूछा हुआ है पास्ट पेपर में। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आर्टिकल्स कैसे पूछे हुए हैं, डू यू यूजुअली टेक अ बस डैश द मार्केट, डू यू यूजुअली टेक अ बस बाय द मार्केट, नहीं। डू यू यूजुअली टेक अ बस फॉर द मार्केट, नहीं। डू यू यूजुअली टेक अ बस ऑफ द मार्केट, नहीं। डू यू यूजुअली टेक अ बस टू द मार्केट, हाँ इस ये भी हम रूल्स देखेंगे जब हम आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे कि किस तरह ये टू द मार्केट है, ठीक है। आगे है हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंसेज और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट, दीज एरर्स कुड बी ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर या वोकैबुलरी, यानी कि हमें मिस्टेक्स निकालनी है, टेक्स्ट उन्होंने हमें दिया होगा, जैसे ये देखो पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एरर निकालना है, आइडेंटिफाई दी सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर इन वर्ड ऑर्डर स्टाइल या वोकैबुलरी, यानी कि ऑर्डर में भी मसला हो सकता है, उसके स्टाइल में भी, उसकी वोकैबुलरी में भी, यानी कैपिटलाइजेशन का मसला, ऑर्डर का मसला, यानी वर्ब कहीं और लग गया है और नाउन कहीं और वोकैबुलरी स्पेलिंग्स भी गलत हो सकते हैं। अब देखते हैं, हमने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपने ऑप्शंस को देखना है। ही हैज़ ए टैलेंट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्या इसमें कोई मसला लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, तो आई वुड से कि होल्ड ऑन टू इट, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं था, ये ठीक है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, शी इन्जॉयज़ रीडिंग, राइटिंग एंड टू पेंट, ये क्या बात हुई,
पहले हमने सब कुछ आईएनजी में किया है और एंड में टू पेंट लगा दिया। ये तो एक ही फॉर्म में होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग। जब सारे नाउन्स ऐसे हैं तो ये ऐसे क्यों आया? तो फिर ये हम कहेंगे यार इसमें मसला है, यार यहाँ टू पेंट नहीं आना चाहिए था। तो हम होल्ड ऑन करेंगे, फिर हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, हम कहेंगे यार ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेट्स मूव एंड सी बाकी कंफर्म करने के लिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें तो कोई मसला नहीं है, नाउन भी सही है, कैपिटलाइजेशन भी सही है, वर्ब भी सही है, सही हो गया। दे क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट, क्या इसमें कोई मसला है? दे के साथ क्या सब कुछ सही है? यहाँ कोई मसला नहीं है। तो हमने जो सोचा था बी, इसी में गलती है और ये हमारा सही आंसर है। तो इस तरह आपने अपने ऑप्शंस देखने हैं और आपने सारी इंग्लिश देखनी होती है। आपने फिर देखना होता है कि लेट सपोज ही अगर उसने यूज़ किया है, साथ में उसने फिर टेंस कौन सा यूज़ किया है, वर्ब कौन सा यूज़ किया है। अगर उन्होंने यहाँ पे प्लूरल दिया है तो साथ में वर्ब प्लूरल के हिसाब से था या नहीं। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे हमें वो बहुत सारे तरीक़ों से आपको पूछ सकता है। आपको एरर निकालना है, आपको टेंसेस आते होंगे, आपको पंक्चुएशन पता होगी कहाँ लगनी है नहीं। तो यहाँ पे आपकी सारी इंग्लिश बेसिकली इस क्वेश्चन में टेस्ट हो जाती है। आपको रूल्स पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आपको पंक्चुएशन के, आपको कैपिटलाइजेशन के। हो सकता है वो सारा सेंटेंस ठीक दे, फुल स्टॉप ही ना लगाए। हो सकता है सारा सेंटेंस ठीक दे, शुरू में कैपिटल ही ना करे। मतलब इतनी सी गलती कर सकता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो यार इसमें कोई मसला क्या है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ये छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ हम देखते हैं, ये भी हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। अब इसमें वो क्या हमें छोटे से पैराग्राफ्स या टेक्स्ट दे देंगे, सेंटेंस दे देंगे और आपको ना उनको कॉम्प्रिहेंड करना होगा। यानी इसमें वो पूछ क्या रहे हैं, इसकी भी हम एग्जाम्पल देखें, जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। देखो इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया, हाँ ये तो बड़ा टाइम लगेगा, नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, जल्दी से पढ़ना है। रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ बिन शोन, जल्दी से नहीं लेकिन उसको ना तसल्ली से, कि आपको एक बार ही पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े। रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ बिन शोन टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज सच एज हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। अच्छा, आप पहले पॉज करो और पहले खुद पढ़ा करो, खुद आंसर निकाला करो और फिर ये जब मैं बताऊँ आपने फिर देखना है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन में वो क्या कह रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज ने शो किया है कि उससे रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कि हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, उसका रिस्क कम होता है। एडिशनली एक्सरसाइज इन्हेंसेज मेंटल वेलबींग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यानी कि एक्सरसाइज से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। किस तरह? स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, यानी सब कम हो रहा है। फिर डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स मेनी पीपल फाइंड इट चैलेंजिंग टू मेंटेन ए कंसिस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन ड्यू टू बिजी स्केड्यूल्स एंड ए लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया। अब आपने देखना है इसमें वो बेस्ड ऑन द पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड, क्या वो कह रहा है, क्या सही हो सकती हैं इन ऑप्शंस में से आपने देखना है। बिजी स्केड्यूल्स एंड लैक ऑफ मोटिवेशन आर बैरियर्स टू रेगुलर एक्सरसाइज। क्या उसने इसमें कोई बात की? कहीं उसने स्केड्यूल और लैक ऑफ मोटिवेशन का कहा कि जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं होती? उसने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की, तो ये तो होगा ही नहीं। क्रॉनिक डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय, वो तो जबकि कह रहा है क्रॉनिक डिजीजेस क्या रिस्क कम हो सकता है, ये तो उसने उल्ट बात कर दी, ये भी नहीं होगा। हम ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, हर जगह यही आएगा, हर जगह आपने ये यूज़ करना है। एक्सरसाइज इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर फिजिकल हेल्थ नॉट मेंटल हेल्थ। उसने तो ये कह दिया कि डिस्पाइट इन बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, तो ये भी गलत हो गया। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली नेवर एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंजाइटी। अब देखो हमने तीनों गलत एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास बचा ही ये, और यही सबसे इसका बेस्ट चॉइस है कि जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं वो उनको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होती। यही उस पैराग्राफ में वो कहना चाह रहा है और ये हमारा सही आंसर है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं थी। तो आज हमने क्या देखा, हमने पीएमसी हमसे पूछना क्या चाहता है, हमने ये देखा, हमने सिलेबस देख लिया। कोई मुश्किल सिलेबस नहीं है, हम स्टेप वाइज इसकी सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगी और आपको एक्सरसाइज भी दिया करूँगी, आपको मैं क्वेश्चन दिया करूँगी जो कि आपने करने हैं। और रोज़ाना 30 मिनट्स अपना आप स्केड्यूल में 30 मिनट्स बस निकाल लें रोज़ाना के, ठीक है, जो इंग्लिश के हैं, बस इंग्लिश के, और किसी के नहीं। और 30 मिनट्स के ज़्यादा होते हैं, कुछ भी नहीं होते। ये तो आप चलते फिरते आपने 20 मिनट का लेक्चर देखा, ठीक है, उसके बाद आपने 10 या 15 मिनट आपने दे दिए, आपने लेक्चर लिया, आपने फ़ौरन उसके MCQs प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस, अब देखो पहली बार मैं आपको रोज़ाना 18 या 20 MCQs दिया करूँगी ताकि आपको पेपर की तैयारी हो। और जब आप पहले दिन लेट सपोज आप करें आपको 18 मिनट ही लग रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन आपको और कम, आपने टारगेट अपना रखना है कि आप 10 मिनट में पेपर में भी, 10 मिनट भी वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 मिनट में आप अपने 18 MCQ सॉल्व कर लो। तो आपने क्या करना है कि 18 पहले लेट सपोज पहले दिन आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग गए, 20 लग गए, अगले दिन आपने अपनी स्पीड इंक्रीज़ होगी 16 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आप आराम से 12 मिनट, 10 मिनट, फिर ऐसा टाइम आएगा आप 10 मिनट से भी कम में अपने 18 MCQs कर लिया करोगे। जब आप डेली किया करोगे ना इतने MCQ सॉल्व, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और वो आपकी ना ये सारे जो भी हम टॉपिक पढ़ा करेंगे ना, उसमें हम ये सारे सिलेबस को, मैं जो MCQs आपको दूंगी सारे सिलेबस को कवर करेंगे। यानी उसमें आपकी वोकैबुलरी भी टेस्ट हो जाएगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी टेस्ट हो जाएगा, आपकी ये पंक्चुएशन भी टेस्ट हुआ करेगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सब कुछ टेस्ट हो रहा था ना, लेकिन आपको उसमें सब पता भी चल रहा था कि आएगा कैसे। तो हर चीज़ टेस्ट भी हुआ करेगी और वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा
वो तो उसके तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड आई wish and I'm looking forward to see you guys in the next lectures. Thank you everybody.